बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 6 किस्तें सुन चुके हैं। अब 7वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। गोगे पीर साहब ने मशहूर यही कर रखा है कि उनका जिन आजकल किसी साइल का मसला हल करने के सिलसिले में कहीं दूर दराज गया हुआ है और कुछ शैतानी कुव्वतों के असर की वजह से उसे वापसी में देर हो रही है। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर कहा, तुम सुबह ही सुबह पहुंच जाया करो ताकि हम साहिलीन की आमद का सिलसिला शुरू होने से पहले ही तुम्हें मशक वगैरह करा दिया करें। उसके बाद दिल चाहे तो घर चले जाया करो और हो सके तो रात में 1-2 घंटे के लिए आ जाया करो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे इतना ही वक्त कम सर्फ होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैंने कहा। वो गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। दूसरे रोज मैं 8 बजे के करीब पीर मिठल शाह के डेरे पर पहुंचा। 2 मंजिला ये मकान आबादी से काफी दूर और चारों तरफ से खेतों में घिरा हुआ था। करीब ही ट्यूबवेल लगा हुआ था। दाएं हाथ पर कुछ 100 गज के कदम के फासले पर मलिक असलम जमान की जमीनें शुरू होती थीं। उनसे मुत्तसिल ही चौधरी कमालुद्दीन के फार्म और जमीनें थीं। मकान बाहर से तो महज डेरा ही नजर आता था, लेकिन अंदर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ था कि वो किसी हवेली से कम नहीं था। सड़क और गलियां यहाँ से बहुत दूर थीं, मगर बिजली यहाँ तक पहुंची हुई थी। पुख्ता हाथे के पार सामने बरामदे में चिक्के लटकी नजर आ रही थीं। हाथे में एक बहुत बड़ी चारपाई पर एक भारी बरकम धोती पोश बैठा हुक्का गिड़गिड़ा रहा था। मुझे देखते ही हुक्का छोड़कर लपक कर मेरे करीब आया, गोया उसे अंदेशा हो कि मैं चिक उठाकर सीधा अंदर न चला जाऊं। मैंने उसे अपना नाम बताया और वो मजीद कुछ सुने बगैर ही अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद ही अब्दुलस्तार उसके साथ बाहर आया और मेरा हाथ थाम कर अंदर ले गया। वो खासा खुश नजर आ रहा था। वो मुझे जिस कमरे में ले गया वो बैक वक्त ख्वाबगाह भी मालूम होती थी और कमरा निशिस्त भी। एक चौड़ी चिकली खूबसूरत मसहरी पर एक शख्स टांगे लटकाए बैठा था। अब्दुलस्तार ने उससे मेरा तारुफ करवाया तो मुझे पता चला कि वो पीर मिठल शाह था। मेरे जहन में उसी का तसव्वुर यही था कि वो लंबी सी दाढ़ी वाला कोई भारी भरकम बुजुर्ग होगा, मगर वो जवान था और बहुत ही खूबसूरत जवान। उसकी रंगत सुर्ख और सफेद, आंखें मोटी मोटी, शानों तक पहुंचे हुए भूरे बाल और नकूश बेहद दिलकश थे। चेहरे मोहरे से वो बेहद नफीस और नाजुक मिजाज, लेकिन जिस्मानी एतबार से कड़ियल जवान मालूम होता था। उसने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे उसकी ताकत का कुछ अंदाजा हुआ। उसकी आंखों में किसी हद तक इंसान को महसूर कर देने वाली ताकत थी। वो एक लंबा सा रेशमी चूगा पहने बैठा था और उसके करीब ही मसहरी पर एक रेडियो पड़ा था, जिसका स्विच उसने हमें देखते ही ऑफ कर दिया था। उसने हमें सामने ही गदेली कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। हम बैठ चुके तो उसने एक खूबसूरत सुनहरी पैकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और पैकेट हमारी तरफ भी बढ़ाया। मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया, लेकिन अब्दुलस्तार ने सिगरेट सुलगा ली। एक कश लेकर मिठल शाह ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया। मैं हत्तल-इम्कान पुरएतमाद नजर आने की कोशिश कर रहा था। तहम अपने मामूली लिबास और पुराने जूतों की वजह से मुझे किसी हद तक कमतरी और शर्म महसूस हो रही थी। अफजाल मियाँ, बिलाकर मिठल शाह ने मीठे लहजे में कहा, अब्दुलस्तार ने मुझे बताया है कि वो तुमसे तमाम जरूरी बातें तय कर चुका है, इसलिए मेरे कुछ कहने की तो जरूरत बाकी नहीं रह जाती। तुम्हारा खानदानी पस मंजर वगैरह भी मैंने मालूम करा लिया है। अब मैं सिर्फ एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम बहुत ही अच्छी तरह इसे ज़हन नशीन कर लो। मुझे और किसी भी बात की परवाह नहीं होती, सिवाय इसके कि मेरे आदमी इस काबिल हों कि मैं आंखें बंद करके उन पर भरोसा कर सकूं। राजदारी इनकी अवलीन सिफ्त हो, उनका सीना समंदर हो। ओछे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। इन आदमियों से मोहब्बत है जो बड़ी से बड़ी सख्ती में भी मेरा कोई राज अफशा न करे। यहाँ तुम बड़े बड़े तमाशे देखोगे। तुम्हारा दिल चाहे तो कुछ तमाशों में तुम शरीक भी हो सकते हो, लेकिन कभी भूल कर भी मेरे और अब्दुलस्तार के सिवा किसी तीसरे शख्स के सामने बैठकर कोई लफ्ज जुबान पर न लाना। मैं ये जताना अच्छा तो नहीं समझता, लेकिन मजबूरन वाजे करना पड़ रहा है कि मेरी इस हदायत की खिलाफ वर्जी ही करने वाले की सजा मौत भी हो सकती है। ऐसी मौत जिसमें लाश भी लवाहिकीन को नहीं मिलती। मेरे यहाँ इंसान की बाकी सब खताएं माफ हैं, समझ गए ना। इस वक्त तक मेरी झिझक भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका मकसद बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ। आप मुझे अपनी तवक्कात से बढ़कर गहरा पाएंगे। मिठल शाह ने मुस्कुराते हुए मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और अब्दुलस्तार से कहा, इसे कमरा खास दिखा दो और चाचा बरकत की मदद से आज से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। अब्दुलस्तार का इशारा पाकर मैं उठा और उसके पीछे पीछे चल दिया। ख्वाबगाह ही की एक दीवार में मौजूद दरवाजा खोलकर वो मुत्तसिल कमरे में दाखिल हुआ,
यही कमरा खास था। इसमें वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, बस खिड़कियों और दरवाजों की साख्त कुछ इस किस्म की थी कि काफी हद तक साउंड प्रूफ मालूम होता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। जाने क्यों यहाँ पहुंचते मुझे खनकी और सुकून का एहसास हुआ। हालांकि छत में लटके हुए दोनों पंखे भी बंद थे। एक दीवार के करीब वो तख्त रखा था जिसके बारे में अब्दुलस्तार मुझे बता चुका था। उस पर 2 गाव तकिए रखे हुए थे। अब्दुलस्तार ने तख्त के चारों तरफ पर्दों की तरह लटका हुआ कपड़ा उठाकर मुझे दिखाया। नीचे एक मखमली गद्दी पड़ी थी जिस पर मुझे बैठना था। उस पर स्याह तार से मुंसलिक माइक भी पड़ा था। करीब ही एक सुराही और गिलास भी रखा था कि अगर ड्यूटी के दौरान जिन साहब का गला खुश्क हो जाए तो उन्हें बाहर आने की जहमत न करनी पड़े। मैंने चंद मिनट के लिए तख्त के नीचे बैठकर भी देखा। मुझे यही महसूस हुआ कि मैं किसी तारीख खैमे में बैठा हूँ। कपड़े में मौजूद एक नन्हे से सुराग से मैं बाहर का मंजर अच्छी तरह देख सकता था। चंद लम्हे बाद ही अंदर की तारीकी से मेरी आंखें मायूस हो गईं। अब्दुलस्तार बोला, माइक का बटन ऑन करके आजमाइश के तौर पर कुछ बोलो। मैंने शहनशाही अंदाज में एक मुकालमा बोला और कमरे में गूंजने वाली आवाज सुनकर मैं खुद ही मुतासिर हो गया। इन दिनों वैसे ही आवाज से मुतल्लक बरकी आलात कुछ ज्यादा आम नहीं हुए थे, खसूसन हमारे पसमानदा इलाके में। और फिर स्पीकर भी यकीनन कुछ खास ही किस्म के थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी आवाज स्पीकरों से निकलने वाली आवाज मालूम नहीं होती थी, ना ही उसकी समत का अंदाजा होता था। आवाज बस जैसे हवा से फूटती थी। मैंने कई किस्म के लहजों में बोल कर देखा और कई किस्म की आवाजें निकाली। नतीजा वाकई बेहद मुतासर कुन था। और अभी तो मेरी तरबियत नहीं हुई थी। यकायक ही ये काम मुझे बेहद आसान महसूस होने लगा। मैं बाहर आया तो अब्दुलस्तार ने मुझे दीवारों पर आवेजा वो 4 तस्वीरें दिखाई जिनके पीछे माइक फिट थे। ये सारा सिलसिला बेहद उम्दा और अपने वक्त के लिहाज से खासी जहानत का था। कमरे का मुआयना मुकम्मल कराने के बाद अब्दुलस्तार ने हलवा पूरी और लस्सी से मेरी तवाज़े की और उसके बाद मेरी तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। एक अरसे के बाद चूंकि मुझे डट कर दिल पसंद नाश्ता करने का मौका मिला था, इसलिए उसके बाद तबीयत बड़ी चौंचाल हो गई थी। तरबियत के दौरान मेरा तकरीबन सारा दिन ही मिठल शाह के यहाँ गुजरने लगा। इस अरसे में मैं माहौल से मानूस भी हो गया और मुझे मिठल शाह के धंधों को समझने में भी बड़ी मदद मिली। उसके साइलिन में हमारे कस्बे ही की जितनी खवातीन और मर्द शामिल थे, मैं तो उन सब को भी नहीं पहचान सकता था, जबकि इर्द गिर्द के कस्बों और देहातों से भी न जाने कितने लोग आते थे। उनमें से यकीनन कुछ की अगराज खुदा की मंशा से पूरी भी होती होंगी, मगर वो उसे पीर साहब की करामत ही समझते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि मिठल शाह की शख्सियत में सहर था। बाज़ औरतें महज इससे तबादला ठरक के लिए ही आती थीं। उन्हें कोई मसला दरपेश नहीं होता था। बाज़ बाकायदा मिठल शाह पर आशिक थीं और उसकी अनायात खसूसी की तालिब रहती थीं। किसी को मायूस करना मिठल शाह के मसलक में शामिल नहीं था, इसलिए वो उन्हें भी मायूस नहीं करता था। किसी को एक दिन वक्त देता था और किसी को दूसरे दिन। इस किस्म के तमाशे से मेरे असाब अथल पथल रहने लगे थे। लेकिन अब मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी और मेरी कोशिश थी कि कुछ अरसा मेहनत और यकसुई से अपना काम अंजाम दे दूं। 500 माहवार के तसव्वुर से मुझे अपनी यकसुई बरकरार रखने में बड़ी मदद मिलती थी। मिठल शाह मेरी कारकर्दगी से बेहद खुश था। उसकी राय में मैं उसके साबका जिन से ज्यादा अकल रखता था और आवाज के शोबे दिखाने में भी ज्यादा माहिर था। मेरे इल्म और अकल में इजाफा करने में चचा बरकत का भी बड़ा हाथ था, जिन्हें अब्दुलस्तार के साथ मेरी तरबियत पर मामूर किया गया था। मौसूफ एक रिटायर्ड पहलवान थे, लेकिन लगता था कि अपने दौर में मर्दों से कुश्तियां उन्होंने कम ही लड़ी थीं। उन्होंने मुझे औरत की नफ्सियात और क्याफा शनासी के लिए ऐसे ऐसे गुर बताए थे और मैं ख्वाब में भी अश कर उठता था। कुछ तरबियत और कुछ गौर फिक्र की बिना पर मैं चंद ही दिन में इस काबिल हो गया था कि तकरीबन 50% साइलों का चेहरा देख कर ही उनकी गर्ज भांप लेता था। लेकिन सीटी तो मेरी उस रोज गुम हुई जब मैंने साइला के तौर पर छोटी चच्ची को सामने खड़े पाया। उनके हमेशा सूखे रहने वाले होंठ कुछ ज्यादा ही सूखे हुए थे और चुंदी चुंदी आंखें मरूबियत से फैली हुई थी। एक लम्हे के लिए तो मैं ऐसा गिड़बड़ाया कि उठकर भागने ही लगा था, मगर फौरन ही ख्याल आ गया कि वो मुझे थोड़ा ही देख सकती हैं। मैं फैसला न कर पाया कि उन्हें कौन सा मसला यहाँ ले आया था। वैसे तो खैर जिंदगी उनके लिए और वो जिंदगी के लिए एक मुजस्सम मसला थी, मगर खास तौर पर उनकी गर्ज का तयन करना मुश्किल था। उन्हें किसी भी चीज की गर्ज हो सकती थी सिवाय मौत के। इसके बावजूद मेरे ख्याल में जिन का रोल प्ले करने का ये बेहतरीन मौका था। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि वो पीर मिट्टल शाह के यहाँ आने की मुतहम्मिल कैसे हुई थी। जिस तरह डॉक्टरों के यहाँ एक मुकर्ररा फीस तो होती ही है, ख्वाह मरीज मरे या जिंदा रहे, और इसके इलाज के अलावा दीगर खर्च अपनी जगह होते हैं। इस तरह मिट्टल शाह के यहाँ आने वालों से 10 रुपए का नजराना तो दरवाजे पर ही धरवा लिया जाता था और ये वसूली ऐसे रूह परवर और पुरतकद्दस माहौल में अमल में आती थी
कि देने वालों को जर्रा भी नहीं खटकती थी, मगर इसका दिल चाहता था कि जेब वहीं खाली कर दे। उसके बाद अक्सर हाजतमंदों पर तावीज़ात या अमलियात और वजीफों वगैरह के ज़मन में ज़ाफ़रान, काली मुर्गी या काले बकरे वगैरह का जो खर्च बढ़ता था वो अलग था। इसके बाद भी अगर सकत बाकी रह जाती थी तो बाज़ लोग जोशी अकीदत में अदखुद नजराने पेश करने से बाज नहीं आते थे। खुसूसन जिनकी मुराद बराती थी वो तो बार बार आते थे और पीर साहब के कदमों में लौटते थे। चच्ची अगर 10 रुपए का नजराना देकर अंदर आई थी तो मेरे लिए बिलाशुबा ये हैरत का मकाम था, क्योंकि मैंने उनके पास यकमुश्त 10 रुपए कभी नहीं देखे थे। मिटल शाह ने मुझे सिग्नल देते हुए कहा, हाजिर हो जाए याकूत के जिन और मुझे इस औरत के बारे में कुछ बता। मैंने पहले तो फिल्म गुल बकौली के जिन की तरह एक हैबतनाक कहका लगाया, फिर चच्ची के शजरा नस्ब का काफी हिस्सा बयान कर डाला कि ये औरत फलां की बीवी, फलां की बेटी और इतने बच्चों की माँ है। आखिर में मैंने कहा, ए बदबख्त बुढ़िया, हालांकि वो कोई ऐसी भी बूढ़ी नहीं थी, उनका 10वां और ताज़ा तरीन बच्चा सिर्फ 2 साल का था। तेरा एक नौजवान भतीजा भी है और तू उस यतीम के साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखती है, इसलिए खुदाए बुजुर्गों बरतर तुझ पर नाह मेहरबान है। और जब तक तू यही रवैया अपनाए रखेगी तेरे हालात खराब ही रहेंगे। तू सदा माथे पर हाथ रखकर रोती रहेगी। तुझे नहीं मालूम वो यतीम बच्चा बड़ा भागवान है और उसकी दुआएं लेगी तो तेरा बुढ़ापा बड़े सुख में गुजरेगा। मैंने देखा चच्ची थर थर कांपने लगी थी। वो दोनों हाथ जोड़कर कालीन पर तकरीबन ऊंधे मुंह गिरते हुए बोली, जिन साईं मुझसे बड़ी खता हुई, बड़ी भूल हुई। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगूंगी और आइंदा अपने मजाजी खुदा से भी ज्यादा उस यतीम की खिदमत करूंगी, उसे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दूंगी। इसी में तेरी भलाई है बुढ़िया। मैंने उन्हें जलाने की खातिर लफ्ज बुढ़िया पर दोबारा जोर देते हुए कहा, लेकिन शायद इस वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों पर जलने की उनमें सकत नहीं थी। दिल तो चाह रहा था कि उनकी हालत पर चंद हैबतनाक कह के और लगाऊं, मगर खुद पर जब्त करते हुए मैंने कहा, अब मेरे आका को अपना मसला बता, वो चुटकी बजाते ही इसे हल कर देंगे और हमें हुक्म देंगे तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। ये कहकर मैंने ऐसी हल्की सी आवाज पैदा की जैसे कोई परिंदा उड़ा हो। फिर मैंने माइक का स्विच ऑफ कर दिया। सकूत छा चुका था। चच्ची की कुछ हिम्मत बंदी। वो दोजानों बैठकर हाथ बांधते हुए बोली, हजूर मेरा एक ही मसला है, गुर्बत से मैं तंग नहीं, कमर के दर्द से मैं तंग नहीं, लेकिन इतने बच्चों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरे 10 बच्चे हैं और आजकल मेरा फिर खटाई खाने को जी चाहने लगा है। हजूर मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। खुदा के लिए मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें जिससे मेरा ये धड़का हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अजीब न शुक्री औरत है तू, मिठल शाह की बारोब आवाज सुनाई दी। औरतें मेरे पास ऐसे तावीज़ मांगने आती हैं कि उनकी गोद हरी हो जाए और तू मुझसे उसका उल्ट तवीज़ लेने आई है। खैर, हम तुझे मायूस नहीं करेंगे। मिठल शाह ने घंटी बजाकर मुंशी निसार को बुलाया। ये बुजुर्ग अपने दावे के मुताबिक शायर थे, शोला तखल्लुस करते थे और मिठल शाह के हाथ तवीज़ लिखने पर मामूर थे। पानी में कत्था मिलाकर तवीज़ लिखते थे और साहिल को बताते थे कि ये मुश्क ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब का मुरक्कब है। मुंशी जी इस औरत को औलाद की बंदिश वाला तवीज़ लिखने। मिठल शाह ने हदायत की और लिखने के बाद इस पर मुझसे दम जरूर करवा लें। मुंशी जी जा चुके तो मिठल शाह दोबारा चच्ची से मुखातब हुआ, तवीज़ तो अपनी जगह ही है, लेकिन तू हेल्थ सेंटर जाकर लेडी डॉक्टर श्री खान से भी जरूर मिल ले, तभी तेरा मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा, समझी? अब जा, बाहर जाकर बैठ जा, तेरा तावीज़ वहीं पहुंच जाएगा। चच्ची उल्टे कदमों बाहर चली गई। उस दिन के बाद तो घर में गोया मेरी हैसियत ही बदल गई। हालांकि पहले भी मैंने चच्ची को बताया था कि मैं एक फ्लोर मिल में मुलाजिम हो गया हूँ और मुझे खासी माकूल तनख्वाह मिला करेगी। मकसद यही था कि वो मुझे जलील करना छोड़ दें और किसी हद तक इंसानों वाला सलूक करें, मगर उनके रवैये में जरा भी तब्दीली नहीं आई थी। उनका कहना यही था कि मैंने अपनी पोजीशन बनाने के लिए ख्वामुखा झूठ बोला है और वो तभी मेरी बात का यकीन करेंगी जब मैं तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रखूंगा। अब खुद ब खुद वही उन्हें मेरी बात का यकीन आ गया था। मैं घर पहुंचा तो वो दूर ही से बलाएं लेती, हाय मेरा बच्चा काम पर से आया है, थक गया होगा, ले दूध की प्याली पी ले, अच्छा चल चाय पी ले, अच्छा मैं रोटी गर्म करती हूँ, मैंने जरा सा मक्खन बचा कर रखा है तेरे सालन में डालने के लिए। इस किस्म के मुकालमात से मेरा इस्तकबाल होता, कपड़े धुले हुए और बिस्तर बिछा हुआ मिलता, गर्ज के बाहर भी ऐश और घर में भी। 2-3 रातें मैंने मिठल शाह के डेरे पर भी गुजारी, तब भी घर में किसी ने मुझसे न पूछा कि मैं कहाँ रहा और क्या करता रहा। डेरे पर गुजरने वाली रातें मेरी जिंदगी में इनकलाब ला रही थी। मैं शुगल मैनोशी और ऐश कोशी से मुतारफ होने लगा था। मिठल शाह मुझ पर मेहरबान था और हर शुगल में मुझे शरीक करने लगा था। जिस रोज मुंशी अब्दुस्तार, जो दर हकीकत मुंशी नहीं एक तरह से मिठल शाह का जनरल मैनेजर था, ने पहली तनख्वाह मेरे हाथ पर रखी, उस रोज खुशी से मेरे हाथ कांपने लगे और एक बार तो रकम मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। और जब इस रकम में से 300 रुपए अपनी जेब में और 200 रुपए मैंने ले जाकर छोटी चच्ची के हाथ पर रखे तो चंद लम्हे के लिए तो उन्हें गोया सकता हो गया।
फिर उन्होंने मेरी इतनी बलाएं ली कि मेरे पास बलाओं का सारा स्टॉक खत्म हो गया और पहली बार मैंने अपने आप को इंसान महसूस किया। जिस्म पर ढंग का लिबास और चेहरे पर कदरे आसूदा हाली की चमक आई तो एहसास हुआ कि दुनिया कुछ इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं। गैर महसूस तौर पर अंदाजे गुफ्तगू में एतमाद भी झलकने लगा था और साथ ही गोया जहन के कुछ जंग कालूद से पुर्जे भी रवां हो गए थे, उम्दगी से काम करने लगे थे, मामलात की समझ आने लगी थी और अकल पहले की तरह बहुत ही महदूद महसूस नहीं होती थी। कागज के ये बेवुकत से पुर्जे जिन्हें नोट कहते हैं वाकई बड़ी तासीर रखते हैं। दौलत गालबन दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल टॉनिक है, सबसे अच्छा शरबत फुलाद है, बड़े बड़े सुस्त जिस्मों को और नकारा जहनों में जान डाल देता है। आदमी में रख रखाव आ जाता है, सलीके से बात करनी आ जाती है, जहन खुद ब खुद ही गुत्थियां सुलझाने लगता है। मैं माहौल के कुएं से ना सही लेकिन जहन के कुएं से जरूर धीरे धीरे बाहर आने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक मफलूकुल हाल इंसान की जिंदगी में सिर्फ 500 रुपए की रकम इतने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर सकती है। एक रात में मिट्टल शाह के कमरे में बैठा था। उस रात मेरा डेरे पर ही कयाम करने का प्रोग्राम था। अब्दुल सत्तार भी वहीं मौजूद था। दौर चल रहा था। हम तीनों बड़ी तरंग में थे। तीनों की उम्रों में नुमाया फर्क था मगर हम एक दूसरे को तुम से मुखातब करने लगे थे और जब दौर चलता था तब की बात ही कुछ और थी। ऐसी ही एक महफिल के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ था कि मिट्टल शाह का असल नाम आदिल बख्श था। उस नाम को वो खुद भी तकरीबन भूल चुका था। जब उन दोनों की आंखों में भी सुर्खी गहरी हो गई तो मैंने मिट्टल से कहा, एक बात पूछूं? मिट्टल शाह खामोशी से मुझे घूरने लगा। अंदाज सवालिया था। उसकी तरंग में आने की निशानदेही यही थी कि उसे चुप लग जाती थी लेकिन कुछ खबर नहीं होती थी कि किस बात पर छिड़ जाए और दास्तान गोई या फिर खताबत का समा बांध दे। मैं ये जानना चाहता हूँ मिट्टल शाह, मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि तुम जो ये जेली पीर बने हो, लोगों के मासूम औकात से खेलते हो, तुम्हें कभी अपने आप पर अफसोस या पछतावा महसूस नहीं होता? कभी कोई चुभन या खलच तुम्हें नहीं सताती? उसने एक तवील हुनकारा भरा सिगरेट सुलगाई और कश लेकर छत की तरफ देखा, फिर गिलास खाली करते हुए बोला, हल्की सी खलच तो हमेशा इसी जहन की गहराई में रहती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी गहरी और पुरसुकून झील की तह में एक नन्ही सी मछली हमेशा तैरती रहे। लेकिन एक बार अपना आप बहुत ही बुरा लगा था, बहुत गहरा जख्म लगा था दिल पर, मगर धीरे धीरे भर गया। अब सिर्फ कभी कभार ठेसें उठती हैं। वो खामोश होकर छत को घूरने लगा। अब्दुल सत्तार ने उसके लिए नया जाम तैयार किया तो वो एक घूंट भर कर बोला, काफी अरसा पहले की बात है, एक औरत मेरे पास आई, बहुत ही खूबसूरत औरत, लेकिन उसकी खूबसूरती एक अजीब सी उदासी में छुपी थी। उसका रुआं रुआं उदास था। बाज औरतों को देखने ही इंसान सहरजदा सा हो जाता है। वो उन्हीं में से एक थी। मेरे लिए सिनसनी की बात ये थी कि मैं ही नहीं, वो भी मुझे देखकर सहरजदा सी नजर आ रही थी। कहने लगी कि बेऔलादी उसका मसला है। उसने लेडी डॉक्टर से भी मशवरा लिया था। उसने कहा था कि नुक्स उसमें नहीं, मुमकिन है शोहर में हो, मगर शोहर डॉक्टर के पास नहीं जाता था। खानदानी अना और मालूम नहीं किस किस चीज का सवाल पैदा हो जाता था। सास ने जिंदगी तलक कर रखी थी। शायद उसे बहू की जिंदगी तलक करने का सिर्फ बहाना चाहिए था। वो कहती थी कि उसे हर कीमत पर पोता चाहिए वरना वो बेटे की दूसरी शादी कर देगी। औरत ने दवा दारू तवीज़ गंडे सब करके देख लिया था। ऐसा मालूम होता था कि मुझसे तावीज़ गंडा नहीं, मशवरा शायद मदद लेने आई थी। उसका मसला सिर्फ यही था कि अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने के लिए वो किसी तरह अपनी सास को माँ बनकर दिखा दे, बहजबन का ख्वामुखा का दाग पेशानी से मिटा दे। उसने अपनी दास्तान सुनाने में चूंकि बहुत देर लगा दी थी, इसलिए मैंने उसे पूछा कि क्या वो रात को आ सकती है। किस कदर हिचकिचाहट के बाद उसने हामी भर ली कि किसी बहाने से या मौका पाकर चोरी छुपे वो आ जाएगी, और वो वाकई आ गई। वो मजबूर नहीं, खुश नजर आ रही थी, हत्ता कि उसने मामूली सा सिंगार भी किया हुआ था। आंखों में काजल के डोरे, चेहरे पर हल्का सा गाजा और होंठों पर सूखी, खास एहतमाम से संवरे हुए बाल और किसी अतर की खुशबू में बसा हुआ लिबास। उसकी लंबी पलकें हया के बोझ से झुकी पड़ रही थी और हर जंबश पर रुखसारों पर गुलाब खिले पड़ रहे थे। मैं मबहूत सा हो गया। मुझे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुदरत मुझ पर इतनी भी मेहरबान हो सकती है, या फिर जैसे ये जिंदगी का पहला इत्तेफाक था। सफेदा शहर नमूदार होने से पहले, बहुत पहले वो वापस जाने लगी तो दरवाजे के करीब पहुंचकर उस पर जैसे इख्तलाज का साथ दौरा पड़ा। बार बार उस सर उठाकर आसमान की तरफ देखती थी और थर थर कांपने लगती थी। मेरी मौजूदगी का जैसे उसे एहसास ही नहीं रहा था। ज़ेर लब वो अपने आप से बातें की जा रही थी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया? मैं तो अपने शोहर की वफादार थी, उससे मोहब्बत करती थी। उसे दगा देने का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरा ज़मीर, मेरा खुदा कैसे मुझे माफ़ करेगा? मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया और तसल्लियाँ देकर रुखसत कर दिया, मगर उस रात वो घर वापस नहीं गई। मिट्टल शाह खामोश हो गया और एक बार फिर छत को घूरने लगा। मैं एक टिक उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो कहाँ गई? बिलाकर मैंने गोया किसी शहर से चौंकते हुए पूछा।
सुबह उसकी लाश एक कुएं में पाई गई थी। मित्तल शाह ने जवाब दिया। दुनिया भर की अफसुर्दगी उसके लहजे में सिमटी हुई थी। उसके घर वालों और दीगर लोगों ने यही समझा कि उसने बेऔलादी के सदमे से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है।